Hope you all are fine. Today we will start World Trade Organization. World Trade Organization, we have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations. जो भी लिबरलाइजेशन को किया गया था इंडिया में, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे उनको रिमूव जब किया गया था, तो उस बात से जो है काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया के साथ सपोर्ट कर रहे थे, उसके से सहमत हो गए थे। These organizations say that all barrier to foreign trade and investment are harmful. ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ये कहते थे कि हाँ सच में ऐसा है कि फ़ॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए जो बैरियर लगाए जाते हैं वो सच में उसके लिए हानिकारक रहते हैं, हार्मफुल रहते हैं। देयर शुड बी नो बैरियर, ऐसे कोई बैरियर नहीं होने चाहिए। ट्रेड बिटवीन कंट्री शुड बी फ्री, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज़। तो वो कहते हैं कि हर कंट्री को ऐसा होना चाहिए कि फ्री कर दे वो, मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं उनको हटा देना चाहिए उन्हें। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज़ द लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। तो ऐसा ही एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि विश्व व्यापार संगठन हम कहते हैं जिसे, वो यही काम करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस आते हैं उनको रिमूव करना ही या उनको लिबरलाइज करना ही हम कह सकते हैं उनका मेन जो है एम है। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, ये स्टार्ट किया गया था डेवलप्ड कंट्री से, जो कि WTO एस्टेब्लिशेस रूल रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सी दैट दीज रूल आर ओबेड। अबाउट 160 कंट्री ऑफ वर्ल्ड आर करंटली मेंबर ऑफ WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने वाली या फिर हम कहें कि उसके जो मेंबर पर्सन हैं 160 कंट्री थी जो कि डेवलप्ड थी, और डेवलप्ड कंट्री जो है वो क्या करती थी, ये चाहती थी कि किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए ये ज़रूरी है कि वर्ल्ड जो है रिमूव कर दिए जाए सारी रिस्ट्रिक्शंस, मींस फ्री हो जाए, कोई भी पर्सन कोई भी देश किसी भी देश में जाकर इन्वेस्ट कर सके और कहीं भी वो बैठकर जो है व्यापार कर सके। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती थी कि जो भी ऐसी पाबंदियां लगाता था, रिस्ट्रिक्शन लगाता था, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल रेगुलेशन जो बनाती थी और उसके जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है या उनको नज़र रखती थी उन पर, WTO is supposed to allow free trade for all. In practice, it is seen that developed country have unfairly retained trade barriers. जो डेवलप कंट्री थी वो क्या करती थी, अनफेयर तरीके से कहीं ना कहीं बैरियर फिर भी अपने फ़ायदे के लिए लगा ही लेती थी। ऑन द अदर हैंड जो डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो डेवलपिंग कंट्री के ऊपर जो है ज़्यादा जोर डाला जाता था। WTO रूल जो हैं उनको फोर्स करते थे डेवलपिंग कंट्री को कि वो अपने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करे, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री थी उनके ऊपर जो है नज़र नहीं रखी जाती थी, वो कहीं अनफेयर तरीक़ों से जो है ट्रेड बैरियर्स कहीं ना कहीं ट्रेड रिटेन कर ही रहे थे। An example of this is the current debate on trade in agriculture products। तो जो करंट डिबेट हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो यहाँ एक आपको डिबेट गिवन है जिसका मेन क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में था। You have seen in chapter 2 that the agriculture sector provide the bulk of employment। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा ही है कि जो हमारी GDP में मेन पोर्शन जो था वो क्या था, इसका था एग्रीकल्चर का ही था। कंपेयर दिस टू ए डेवलप्ड कंट्री सच एज द US विद द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP एट 1%। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ की GDP में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ओनली 1% है, और हमारे देश की बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा देश में जितने भी पर्सन रोज़गार ले रहे हैं उसका ज़्यादा परसेंट जो था वो हमारा किस में जाता था, एग्रीकल्चर में जाया करता था। तो यहाँ पर अगर बात करें इनका, तो इनका 0.5% एम्प्लॉयमेंट ही जो है वो एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयड था। एंड येट दिस वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एंगेज इन एग्रीकल्चर इन द US रिसीव मासिव सम ऑफ मनी फ्रॉम द US गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़। तो लेकिन फिर भी
वहाँ के इतना थोड़ा होने के बाद भी वहाँ की गवर्नमेंट से उनको जो हेल्प मिलती थी, अमाउंट मिलती थी एक्सपोर्ट करने के लिए अदर कंट्रीज़ में, ड्यू टू दिस मासिव मनी दैट दे रिसीव, यूएस फार्मर कैन सेल द फार्म प्रोडक्ट एट एबनॉर्मली लो प्राइस। इसी कारण से क्या है, उनको इतनी हेल्प या इतना पैसा मिल जाता था कि वो सस्ते पे या कम प्राइस में जो है बेच भी दें तो भी सरप्लस अमाउंट जो है उनकी जेब में जाती थी। द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट आर सोल्ड इन द अदर कंट्री मार्केट एट लो प्राइस, एडवर्सली इफेक्टिंग फार्मर इन दीज कंट्रीज। हमारी कंट्री में क्या है, ये एडवर्स इफेक्ट इसका जाता है। Developing countries are therefore asking the developed country government, we have reduced trade barriers। डेवलपिंग कंट्री जो हैं उनको कहा जाता है डेवलप्ड कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा कि हमने अपने बैरियर हटा दिए हैं, हमने अपने ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया है WTO रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आप भी अपने ये बैरियर हटा दीजिए। तो हैव कंटिन्यू टू पे योर फार्मर वास्ट सम ऑफ मनी, यू हैव आस्क्ड आवर गवर्नमेंट टू स्टॉप सपोर्टिंग आवर फार्मर्स बट यू आर डूइंग सो यूर सेल्फ, इज़ दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड। तो इस तरह से वो अपने गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है वहाँ के लोगों को भी, पब्लिक को जो है सपोर्ट करती थी, लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो फार्मर को सपोर्ट नहीं कर रही थी या उनको करने के लिए मना किया जाता था। तो इस तरीके से ये जो है कहीं ना कहीं रिटेन किए हुए थे डेवलप्ड कंट्रीज़, लेकिन डेवलपिंग कंट्री पर जोर डाला जाता था कि वो ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन के क्या प्रभाव हमारे भारत में पड़े हैं। इन द लास्ट 20 ईयर्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम ए लॉन्ग वे, वट हैज़ बीन इट्स इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल। लेट अस टू लुक एट सम ऑफ द एविडेंस। हम कुछ प्रूफ के साथ देखते हैं कि क्या इफेक्ट इसके पड़े। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरिया। जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है वो ये है कि जो ग्रेटर कंपटीशन हुआ प्रोड्यूसर के बीच में, उनके साथ क्या हुआ, लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर के बीच में कंपटीशन होने से जो हमारे कंज्यूमर हैं उनके लिए जो है प्रोडक्ट की काफ़ी सारी रेंज या काफ़ी सारी चॉइस जो है उनको मिलने लगी। ये उन्हीं पर्सन के साथ हुआ जो वेल सेटल थे, वेल ऑफ सेक्शन के थे, मींस अर्बन एरिया के एक अमीर पर्सन की बात अगर हम करें तो उनके लिए जो है उन्हें ही चॉइस चाहिए होती है और उन्हीं के को ही फ़ायदा हुआ है कि वो अपने ही देश में बैठे हुए किसी भी दूसरे देशों के प्रोडक्ट जो है ख़रीद पा रहे हैं और महंगे रेट पर भी ख़रीद पा रहे हैं। तो उनके लिए क्वालिटी इंप्रूव के लिए प्राइस लोअर की बात हुई। तो यहाँ पर हम कहेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को जो वेल ऑफ सेक्शन है अर्बन एरिया का, उन्हीं को ही इनका बेनिफिट मिला है। एज ए रिजल्ट दीज पीपल टुडे इंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन वॉज पॉसिबल अर्लियर। तो इन लोगों का क्या हुआ कि ये ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है में रह रहे हैं, जैसे कि पहले रहते थे। उनको ज़्यादा प्रोडक्ट मिलने लगे, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलने लगी, ज़्यादा हम कहें कि आरामदायक कंफर्टेबल चीज़ें जो हैं प्रोवाइड की गई, जिससे कि वो और ज़्यादा आरामदायक जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। कौन? जो हमारे सोसाइटी के अमीर पर्सन हैं। अमंग प्रोड्यूसर एंड वर्कर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। प्रोड्यूसर और वर्कर्स के ऊपर इसका सेम प्रभाव नहीं पड़ा है। कैसे कि हम कहें, फर्स्टली MNC हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। अगर हम शुरू में देखें तो 20 साल तक क्या है MNC ने इंक्रीज़ किया था इन्वेस्टमेंट, और विच मीन इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर देम। शुरू में तो क्या हुआ, जैसे ही इन्वेस्ट किया गया दूसरे बाहर से आई हुई कंपनियों ने, तो क्या हुआ, इनके लिए बेनिफिशियल रहा। MNC हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज। उन कंपनियों में MNC इंडस्ट्री थी जो कि जैसे सेल फोन है, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, फास्ट फूड हैं, या हम कहें कि ऐसे एरिया के लोगों के लिए प्रोडक्ट लाती थी जो कि अमीर पर्सन हैं। दीज प्रोडक्ट हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विस, न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। इसके अलावा इन क्षेत्रों में, इन एरियाज़ में जो हैं जॉब्स भी आई हैं। तो लोकल कंपनी जो है वहीं अपना
लोकल कंपनी, जो छोटी कंपनियां थी, वो क्या करती थी, अपने प्रोडक्ट को इन्हीं को ही जो है रॉ मटेरियल जो है सप्लाई कर देती थी। आगे अगर बात करें स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के क्या स्टेप लिए गए। इन रिसेंट ईयर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। इंडिया में फॉरेन कंपनीज को अपने देश में बुलाने के लिए, मतलब कि इन्वेस्ट करवाने के लिए या फिर कंपनी खुलवाने के लिए किस तरीके से अट्रैक्ट किया जाता था, इसके लिए एक स्पेशल जोन बनाया गया जिसको हम इंडस्ट्रियल जोन के नाम से या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करता था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल फैसिलिटी, सारी फैसिलिटीज़ जो है उस एरिया में प्रोवाइड की जाती थी, ताकि लोगों को ये कहा जाता था कि जो भी फॉरेनर हमारे कंट्री में आकर इन्वेस्ट करेंगे या हमारी कंट्री में रहेंगे तो उनके लिए ये स्पेशल इलाका बना दिया गया कि वो वहाँ रहकर जो है काम करेंगे, उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी। कंपनी हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन द SEZ डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years, और शुरू के 5 सालों तक उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था। इस टाइप की जो है उनको अट्रैक्शन दी जाती थी कि वो किसी भी तरह से हमारे जो अपनी कंपनी जो है हमारे देश में, हमारी कंट्री में लेकर आएँ या फिर इन्वेस्ट करें हमारी कंपनी में, हमारी कंट्री में। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉ टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जो है लेबर के लिए भी जो है लॉ इस टाइप से बनाते थी कि फ्लेक्सिबल हो, कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है सैलरी दे सकते हैं। यू हैव सीन इन चैप्टर 2 ऑफ दैट कंपनी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव टू ओबे सर्टेन रूल एंड एम टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स। आपने 2nd चैप्टर में अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जो कि अपने रूल रेगुलेशन जो है वो लेबर के लिए या एम्प्लॉयज़ के लिए बनाता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो वो होता है जो कि कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखता है। इन द रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड टू कंपनी टू इग्नोर मैनी ऑफ दीज इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर ऑन ए रेगुलर बेसिस। कंपनी हायर वर्कर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर शॉर्ट पीरियड व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क। वो क्या कर सकती थी, गवर्नमेंट ने यहाँ तक भी अलाउ कर दिया कि कंपनी जो है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पर्सन को जो है अपॉइंट कर सकती है इंस्टेड ऑफ रेगुलर बेसिस ना भी करे, वो क्या कर सकती है फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पर या फ्लेक्सिबली पर्सन जो है अपॉइंट कर सकती है। शॉर्ट टाइम के लिए उसे अपॉइंट करके उसे कभी भी हटा सकती है। इतनी तक की फैसिलिटी जो है उनको दे दी गई ताकि पर्सन जो है वो यहाँ अट्रैक्ट हों और हमारे देश में आकर फॉरेन ट्रेड करें। दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। स्टिल नॉट सेटिस्फाई, फॉरेन कंपनीज आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। तो लेबर लॉज की तभी ज़्यादा डिमांड की जाने लगी कि फ़ॉरेन कंपनी जो है वो ये डिमांड करती रही या कर रही हैं कि ये लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयज़ को पे करें और जब चाहे हटा दें। सेकेंडली, सेवरल ऑफ टॉप इंडियन कंपनी हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड एंड raise their production standards. Some have gained from successful collaboration with foreign companies. कुछ कंपनियां जो टॉप इंडिया की कंपनी थी उनका क्या हुआ है, उन्हें बेनिफिट भी मिला है। कैसा बेनिफिट कि उनको न्यू टेक्नोलॉजी मिल गई, नए प्रोडक्शन मेथड मिल गए, उनका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। फॉरेन कंपनी के साथ वो भी ज़्यादा कमा पा रही हैं। मोर एवर ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल सम लार्ज इंडियन कंपनी टू एमर्ज एंड मल्टीनेशनल देम सेल्फ। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, या हम कह सकते हैं कि वो मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी हैं जो खाली अपने देश में ही नहीं दूसरे देशों में भी प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, वर्ल्ड वाइड बन चुकी हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी मेडिसिन की है जो, एशियन पेंट्स और सुंदरम फास्टनर्स आर सम इंडियन कंपनीज which are spreading their operations worldwide. Globalization has also created new opportunities for companies providing services
particularly those involving IT. The Indian company producing a magazine for the London-based company and call center for some examples. Besides a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering, and now being done cheaply in countries such as India and are exported to द डेवलप्ड कंट्रीज़। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो वो क्या कर रही है, नई अपॉर्चुनिटी जो है उन कंपनियों को प्रोवाइड कर रही है, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जो कि इन्वॉल्व हैं आईटी में। इंडियन कंपनी की बात करें तो प्रोड्यूस कर रही है मैगज़ीन लंदन बेस्ड कंपनी के लिए, और कॉल सेंटर जो है उसके कुछ एग्जांपल हैं जो दूसरे मतलब लंदन के लिए जो है इंडिया में काम कराया जा रहा है। और अगर हम बात करें कि डाटा एंट्री की या अकाउंटिंग की या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क की या इंजीनियर की, तो वो इंडिया में बहुत सस्ते रेट पर उनको मिल रहे हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो क्या कर रही हैं, हमारे देश से जो है वो इंपोर्ट कर रही हैं। या हम कहें कि हम इंडिया जो है वो हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड पर्सन, इंजीनियरिंग से रिलेटेड पर्सन जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, या उनकी सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मॉल प्रोड्यूसर किस तरीके से कम्पीट कर रहा है। और पेरिस जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं वो तो इतनी बड़ी एमएनसी कंपनी को किस तरीके से कम्पीट करेंगे, वो क्या है चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर उनका बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है। राइजिंग कंपटीशन, यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है कि रवि डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही वुड हैव टू फेस अ क्राइसिस इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ एज इंडस्ट्रियलिस्ट। रवि एक पर्सन है जिसने क्या किया है, मतलब उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि कितनी उसको अपनी लाइफ के छोटे से ही टाइम में जो है ऐसे क्राइसिस देखने पड़ेंगे, ऐसे क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे। रवि ने लोन लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 1992 में प्रोड्यूसिंग कैपेसिटर का, जो कि इंडस्ट्रियल टाउन इन तमिलनाडु। कैपेसिटर जो होते हैं वो क्या प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर डलता है, जैसे ट्यूबलाइट के अंदर, टीवी के अंदर। विद इन 3 ईयर ही वॉज एबल टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड हैड 20 वर्कर्स वर्किंग अंडर हिम। उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो वो अकेला काम करता था, उसके बाद उसका बिजनेस इतना अच्छा चला कि उसे 20 वर्कर जो है साथ में रखने पड़े। ही स्ट्रगल टू रन हिज कंपनी स्टार्टेड व्हेन द गवर्नमेंट रिमूव रिस्ट्रिक्शन। तब से उसकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गई जैसे ही गवर्नमेंट ने जो रिमूव कर दिए रिस्ट्रिक्शंस, या फिर इंपोर्ट कर लिए जाते थे कैपेसिटर्स दूसरे देशों से। हिज मेन क्लाइंट्स द टेलीविज़न कंपनी यूज्ड टू बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स। जो उसके क्लाइंट थे वो क्या करते थे, दूसरे देशों से भी बल्क में जब परचेज़ करेंगे तो क्या होगा कि वो और कंपनियों से परचेज़ करने लगे, तो उसकी जो है डिमांड कम होने लगी, क्योंकि उनको जो उसके पर्सन थे, कस्टमर थे, उनको जो है वो कम रेट पर जो है मिलने लगा प्रोडक्ट। रवि नाउ प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ द कैपेसिटर दैट ही प्रोड्यूस इन द ईयर 2000। जितने उसने 2000 में प्रोड्यूस करता था वो कैपेसिटर्स, अब उससे भी कम जो है हाफ करने लग गया। और एक टाइम ऐसा आया कि 7 वर्कर, फिर मैनी ऑफ रविज फ्रेंड इन द सेम बिजनेस, जो उसके हैदराबाद में और चेन्नई में सेम फ्रेंड्स काम कर रहे थे, उनकी तो यूनिट्स भी बंद हो गई। बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक, टॉय, टायर, डायरी प्रोडक्ट्स एंड काफ़ी अदर एग्जांपल हम कह सकते हैं जिनके ऊपर जो है स्मॉल मैन्युफैक्चरर के ऊपर बहुत जो इस कंपटीशन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सेवरल ऑफ द यूनिट हैव शट डाउन रेंडरिंग मैनी वर्कर जॉबलेस। द स्मॉल इंडस्ट्री इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंट्री, नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर। वापिस से वो क्या हो गए, एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो गए। तो इस तरह से काफ़ी लोगों पर जो है इसका बैड इम्पैक्ट भी पड़ा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि कंपटीशन के साथ साथ अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट की, तो ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंटली चेंज द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। ग्लोबलाइजेशन ने या फिर कंपटीशन के प्रेशर ने जो वर्कर की लाइफ को चेंज कर दिया है। वो ग्रो कर रहे थे कि मतलब ग्रोइंग कंपटीशन जो है फेस करना पड़ा उन्हें। मोस्ट एम्प्लॉयर दीज डेज प्रेफर टू एम्प्लॉय वर्कर फ्लेक्सिबली, मतलब ऐसे पर्सन जो है एम्प्लॉई फ्लेक्सिबली, कोई पर्सन हटा दे, कोई रख दे, मतलब कुछ भी कर सकता है अपने अकॉर्डिंग।
ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी। लार्ज एमएनसी इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर। दीज लार्ज एमएनसी विद द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क लुक फॉर द चीपेस्ट गुड एंड इंडिया ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। तो लार्ज एमएनसी क्या करती थी, ऐसे जगह पर काम करना पसंद करती थी जहां उनको सस्ते रेट पर जो है गुड्स प्रोवाइड हो सके, समा माल मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा सकें। तो क्या होता था, इंडिया गवर्नमेंट जो है इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर क्या करते थे, अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करके उन्हें बेचते, लेकिन रॉ मटेरियल तो कभी कम हो नहीं सकता, तो वो क्या करते थे, लेबर कॉस्ट को जो है कम करके उनको प्रोवाइड करा देते थे। लेबर कॉस्ट को कम करने का मतलब एम्प्लॉयज़ जो है वो परमानेंट बेस पर नहीं रखो, टेम्परेरी बेस पर रखें, किसी को कम वेतन दे दिया, या हम कह सकते हैं कि कभी भी हटा दें, या फिर हम पर्सन से वर्किंग आवर ज़्यादा करके उनसे काम लें या नाइट शिफ्ट में काम लें। तो इस टाइप से क्या होगा, जिन दिनों डिमांड ज़्यादा है उन दिनों वर्कर बुला लिए, जिन दिनों डिमांड नहीं है उन दिनों उन्हें छुट्टी कर दी ताकि पूरे साल की सैलरी ना देनी पड़े। While this competition among the garment exporter has allowed the MNC to make large profit, workers are denied their fair share of benefit brought about by globalization। तो ऐसे काफ़ी हम कह सकते हैं कि कंपटीशन की प्रॉब्लम्स या ऐसी फेस करनी पड़ी लेबर को। गारमेंट वर्कर की यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। 35 ईयर ओल्ड सुशीला जो है स्पेंट मैनी ईयर एज ए वर्कर इन गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली। शी वॉज एम्प्लॉयड बाय एज ए परमानेंट वर्कर। जब उसको अपॉइंट किया गया था तो परमानेंट वर्कर की तरह हुई थी, जिसमें उसको पीएफ हेल्थ इंश्योरेंस भी मिला करता था। ओवर टाइम एट ए डबल रेट व्हेन सुशीला फैक्ट्री क्लोज इन द लेट 90s आफ्टर सर्चिंग ए जॉब फॉर 6 मंथ। 6 महीने जॉब ढूंढने के बाद उसे क्या है 30 किलोमीटर की दूरी पर एक जॉब मिली, जिसमें उसे उस फैक्ट्री में आफ्टर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री और फॉर सेवरल ईयर्स शी इज़ टेम्परेरी वर्कर एंड अर्न लेस देन हाफ ऑफ व्हाट शी वाज अर्निंग अर्लियर। जो पहले कमाया करती थी उससे भी कम, आधा उसको मिलने लगा, और वर्किंग आवर भी जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। हर हाउस एवरी मॉर्निंग 7 डे ए वीक एट 7:30 AM एंड रिटर्न एट 10 PM। वो सुबह 7:30 बजे निकलती और रात को 10 बजे जो है वापस आती। तो इस टाइप से जो है एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन करके या फिर कम पैसा देकर ज़्यादा काम लेकर जो है उनसे लेबर ली जाती थी ताकि दूसरे देशों में सस्ते रेट पर प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड किया जा सके। द कंडीशन ऑफ वर्क एंड द हार्डशिप ऑफ द वर्कर डिस्क्राइब्ड अबव हैव बिकम कॉमन टू मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड सर्विस इन इंडिया। मोस्ट वर्कर टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मोreover increasingly condition of work in the organized sector have come to be resemble the unorganized sector. Worker in the organized sector such as Sushila no longer get the protection and benefit that they have enjoyed earlier। जितनी फैसिलिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिली थी या मिलती थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है नहीं मिलती हैं। अब यहाँ आगे एक स्ट्रगल दिखाया गया है किसका, एक फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन। द अबोव एविडेंस The above evidence indicate that not everyone has benefited। जो भी ऊपर एग्जाम्पल गिवन हैं वो ये बताते हैं कि हर किसी को ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिला है। पीपल विद एजुकेशन स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। ऑन द अदर हैंड देर आर मैनी पीपल हु हैव नॉट शेयर द बेनिफिट। तो वो कहता है कि कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जिन्हें को पीपल जो है एजुकेशन के साथ, स्किल के साथ, वेल्थ के साथ जो है न्यू अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज़ कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी देखें हम तो कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जिनको कोई बेनिफिट जो है नहीं मिला है। सिंस ग्लोबलाइजेशन इज़ नाउ ए रियलिटी द क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। तो यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है कि किस तरीके से हम इसे फेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन तो रहेगा और इसके बेनिफिट भी हैं, लेकिन हमें जो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं उसको किस तरीके से हटाना है या किस तरीके से उसको फेयर करें ताकि उसका बेनिफिट जो है सबको मिल सके। Fair globalization would create opportunity for all and also ensure that benefit of globalization are shared better. The government can play a major role in making this possible।
अगर गवर्नमेंट अपना एक अच्छा भूमिका निभाती है इसमें, तो वो ये पॉसिबल कर सकती है कि वो कुछ ऐसी पॉलिसी बना दे जो सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे या सबके हित में हो। ओनली रिच पीपल या पावरफुल पीपल को ही बेनिफिट ना मिले। गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप उठाने चाहिए जिससे कि जो गरीब पर्सन हैं या लेबर हैं उनको भी बेनिफिट मिले। जैसे लेबर लॉ बना दे कि हाँ, और लेबर लॉ को जो है इम्प्लीमेंट करा दे, वर्कर के राइट्स को इम्प्लीमेंट करा दे कि पर्सन को जो है कुछ राइट मिले कि स्मॉल प्रोड्यूसर को इतना ज़रूर टाइम मिले कि या इतनी मनी ज़रूर प्रोवाइड कर दे ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सकें। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर, वो स्मॉल प्रोड्यूसर को भी सपोर्ट कर सकती है टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। जब बहुत बड़ी प्रतियोगिता या फिर हम कहें कंपटीशन उनके सामने आया है तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करके जो है उनको तब तक हेल्प दे दे जब तक कि वो स्ट्रॉन्ग ना हो जाएं। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, इट कैन नेगोशिएट द WTO फॉर फेयर रूल्स, इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्री विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री इन द WTO। तो डेवलपिंग कंट्री के ऊपर ही ज़्यादा जोर नहीं डाला जाए, कंपेयर मतलब डेवलप्ड कंट्री पर भी जो है डोमिनेट किया जाए। इन द past few years, massive comparison and representation by people's organization have influenced important decision relating to trade and investment at in WTO. This has demonstrated that people also can play an important role in struggle फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो पीछे काफ़ी पर्सन जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं। तो इस टाइप से कुछ स्टेप इसको उठाने चाहिए जिससे कि वो गवर्नमेंट जो है सभी को ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट लेने में हेल्प कर सके। तो ग्लोबलाइजेशन की अगर हम समरी करें तो समरी में ये तो आपको मिलेगा कि ग्लोबलाइजेशन के यूज़ से जो है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हुआ है और काफ़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या अदर कंपनीज़ जो हैं या इस्टेब्लिश होने से हर चीज़ जो है इम्प्रूव तो हुई है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे या कुछ ऐसी पॉलिसी बना दे, लेबर के लिए भी पॉलिसी बना दे और जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं उनकी भी हेल्प करने के लिए जब काम करेगी तो हम इस ग्लोबलाइजेशन का पूरा बेनिफिट उठा सकेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। आप इस चैप्टर के NCERT क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स में राइट करेंगे और इसके अलावा हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को रीड करेंगे, लर्न करेंगे और फिर हम इस चैप्टर की रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।